Namaskar or good afternoon. Myself, Professor Kishore John, Dean, School of Law and Social Justice, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज मऊ। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा माह जून में एक परिपत्र जारी किया गया और उसमें ये सभी विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया था कि वो अपने विश्वविद्यालय में वेब कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस, जेंडर बायस और जेंडर सेंसिटाइजेशन और जेंडर इक्वलिटी पे अपने क्या कहना चाहिए कार्यक्रम करें। और वो कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कोलैबोरेशन में होना है और इसी तारतम्य में हमारे विश्वविद्यालय की जो कुलपति महोदया है प्रोफेसर आशा शुक्ला, उनने ये एक निर्णय लिया कि हम एक कदम आगे बढ़ के यह निर्णय लिया कि हम सारी एक्टिविटीज मतलब वेब लेक्चर्स, वेबिनार्स और वेब सिम्पोजियम की एक सीरीज हम प्रारंभ करेंगे जो कि पूरे 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक लगातार चलती रहेगी। और ये सारे जो प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पर इस वेब सेमिनार और वेब सिम्पोजियम और वेब लेक्चर्स जो हो रहे हैं वो जॉइंटली डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, IQAC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी जो हमारे विश्वविद्यालय की वो हमारे यहाँ पर लगातार कर रही है। और इसी एज ए वेबिनार कन्वीनर के रूप में मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और साथ में जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी संकाय सदस्य यहाँ पर हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूँ। और साथ में इसके अलावा ये जो हमारा वेबिनार का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे अलग अलग जगह से काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स और श्रोतागण हमारे साथ में यहाँ पर उनमें पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का इस प्लेटफॉर्म पे और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज की तरफ से इसका स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा ये जो नेशनल वेब सिम्पोजियम जो है, इसमें हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, क्रिटिक्स और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें डॉक्टर प्रकाश, प्रोफेसर अनिल चौबे, प्रोफेसर विनीता बी भटनागर और प्रोफेसर मलाश्री लाल हैं। इसमें अगर अपन इनको देखें तो 2 हमारे पास एजुकेशनिस्ट हैं, एक एजुकेशनिस्ट भी है और वो सिनेमा एनालिस्ट भी हैं, और एक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे मध्य प्रदेश के। तो आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जो हैं, ही इज बेसिकली एडिटर एंड जर्नलिस्ट, और उनका पत्रकारिता का जो अनुभव है वो 30 साल से ज्यादा का है। और वो मतलब उनने पहले मतलब मध्य प्रदेश में जो हिंदी न्यूज पेपर का अपना एक पोर्टल है webdunia.com, वे उसके संस्थापक संपादक रहे हैं। और आपको यह भी बताना चाहूँ कि उनने मतलब मध्य प्रदेश की पहली जो वेब पत्रकारिता पर पहली PhD उनने यहाँ पर प्राप्त करी है। और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जो हैं वो जाने माने पत्रकार और ब्लॉगर हैं, और वो आज हमारे साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन इन मीडिया पे अपने वक्तव्य यहाँ पर वो रखेंगे। और इसी के साथ जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स जो हैं प्रोफेसर अनिल चौबे सर जो 43 का जो उनका कार्यकाल है 1971 से लेके 2014 तक वो हायर एजुकेशन में प्रोफेसर रहे हैं और अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग कैपेसिटी में उनने काम करा है। और उनका जो सब्जेक्ट जो था वो जो उनने पढ़ाया है और वो बेसिक जो टीचर्स जिसके हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। और इसके साथ वो मतलब इसी के साथ वो पूरे भारत में एक सिनेमा एनालिस्ट के नाम से भी मतलब उनके काम के कारण वो काफ़ी पहचाने जाते हैं। और कल ही मैंने उनका एक प्रोग्राम जो था वो सिनेमा पे था, वो मैंने अटेंड करा, काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी यहाँ पर सर से जब आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर विनीता भटनागर। वो भी शी इज़ वेरी सीनियर
एजुकेशनिस्ट, और उनका जो सारा जो मैक्सिमम वर्क जो है उसका वीमेंस स्टडीज एंड फिल्म पे रहा है, और 26 इयर्स का उनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है। उनके काफ़ी सारे बुक्स और काफ़ी सारे पब्लिकेशंस इसी सब्जेक्ट्स के संबंध में प्रकाशित हुए हैं, और वो आज हमारे साथ यहाँ पर जो अपनी एक्सपर्टीज जो शेयर करेंगे। उनका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मर्दानी मस्कुलाइजेशन ऑफ इंडियन हीरोइन। मैडम, आपका यहाँ पर स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हैं प्रोफेसर मलाश्री लाल, जो कि प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और वो वहाँ से रिटायर हुई हैं एज ए डीन ऑफ कॉलेजेस एंड डीन एकेडमिक एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। और उनकी लगभग 15 किताबें उनकी जेंडर स्टडीज पे पब्लिश हुई हैं, और इसके साथ वो उनको काफ़ी सारी फेलोशिप भी मिली है। उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए और न्यू कैसल यूके से भी उनको इसमें फेलोशिप मिली है। मैडम, आपका यहाँ पर स्वागत है। और मैडम का जो आज का जो टॉपिक है वो है राधा एंड द वीमेन क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव थ्रू सिनेमा। मैडम, आपका यहाँ पर स्वागत है। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि इस कार्यक्रम की जो हमारा आज का जो वेब सिंपोजियम है उसकी अध्यक्षता कर रही है हमारे विश्वविद्यालय की प्रोफेसर आशा शुक्ला, माननीय कुलपति महोदया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस, वो भी हमारे साथ यहाँ पर आपसे मुखातिब होगी। और आपको बताना चाहें कि ये इसके पीछे जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जो हमको इस पूरे 1 महीने भर के कार्यक्रम को करने का जो मिला है, वो उसका श्रेय हमारे कुलपति महोदया को ही जाता है, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये है कि उनके इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट है, और हम उनको अभी आपके साथ सुनेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में प्रोफेसर डी.के. वर्मा, जो डीन एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन हमारे साथ हैं। वो ही विल डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स। आई वेलकम यू सर। नाउ क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आप लोगों को सुनना है, तो मैं यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और नाउ ओवर टू मनोज कुमार गुप्ता। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे जो 4 आज के वक्ता हैं बहुत ही अपने फील्ड के महत्वपूर्ण लोग हैं, और जिनको हम लोगों ने लगभग 1-2 बार सुना है, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी सुने हैं। और कुछ नया जो उनका विषय इस बार वो बहुत नया है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमारी समय की सीमाएँ हैं। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हुए मैं आज के फर्स्ट पैनलिस्ट के रूप में मैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी सर से आग्रह करता हूँ कि वे हमें अपने महत्वपूर्ण व्याख्यान से लाभान्वित करें। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। प्रोफेसर आशा शुक्ला, प्रोफेसर अनिल चौबे, प्रोफेसर वर्मा, प्रोफेसर मलाश्री लाल, मनोज जी, मिसेस भटनागर, मिसेस चौहान, और यहाँ मौजूद सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रकाश हिंदुस्तानी हूँ, मीडिया में काम करता हूँ काफी वर्षों से, 30 साल से अधिक हो गए हैं। और मीडिया में काम करते हुए मैंने बहुत सी बातें देखी जो पुरुष होने के बाद भी मुझे अखरती रही। ये मुझे नहीं कहना चाहिए कि पुरुष होने के बाद भी अखरती रही, लेकिन ऐसा है। दरअसल जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर्स फॉर मीडिया का एक उद्देश्य है जो यूनेस्को ने तय किया है, और उसके मुताबिक वो देखता है कि पुरुष और महिलाओं में क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या असमानता हो रही है। और एक व्यापक शुरुआत 2010 में वैश्विक स्तर पर की गई थी, और यूनेस्को के अनुसार जो प्रमुख मुद्दे हैं वो लिंगानुपात घट रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, यौन अपराध बढ़ रहे हैं। ये मुख्य चीजें हैं जो दिखती हैं, अखबारों में दिखती हैं, खबरों में दिखती है, टीवी चैनल पर बहस पर दिखती है। मैंने मुंबई में करीब 16 साल टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में काम किया है, और मैंने पाया कि ये जेंडर को लेकर जो आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह चल रहे हैं,
ये बहुत ही अलग स्तर पर है जिसकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती। मूल बात यह कि हम दो तरीके से मीडिया को, खासकर सिनेमा, टेलीविजन, अखबार और अन्य मीडिया में दो तरह से हम इस भेदभाव को देख सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि जो लोग वहां खबरें पढ़ रहे हैं, वहां जो लोग खबरें प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कौन है। और दूसरा तरीका है कि खबरों के बारे में वे कितनी खबरें पुरुषों के बारे में देते हैं, कितनी खबरें महिलाओं के बारे में देते हैं। ये दो मुख्य बातें हैं। इन दिनों एक बहुत गंभीर चर्चा चल रही है। वो गंभीर चर्चा एक फिल्म कलाकार की आत्महत्या के बाद एक अभिनेत्री के आरोप प्रत्यारोप को लेकर शुरू हो रही है कि जो लोग बॉलीवुड में नेपोटिज्म बढ़ रहा है उसमें वहां के लोगों को ज्यादा मौके मिल रहे हैं, लेकिन कोई पुरुष उनका साथ नहीं दे रहा। आप देखिए, एक ट्रेजेडी देखिए कि एक पुरुष कलाकार की आत्महत्या के पीछे एक महिला अभिनेत्री आवाज उठा रही है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर आप पूरे मीडिया में देखें तो ये पाएंगे कि जो जिन मुद्दों पर हमारे न्यूज चैनलों में खबरें चलती हैं, आप पाएंगे कि जो खबरें प्रस्तुत करते हैं, जो खबरों में की रोल अदा कर रहे हैं, उनमें 76% लोग तो पुरुष हैं। एक सर्वे में आया केवल 24% ही महिलाएं हैं जो खबरें प्रस्तुत कर रही हैं। एक और आंकड़ा आया है बहुत कि जो डिस्कशन में लोग आते हैं उनमें 81% होते हैं पुरुषों, केवल 19% महिलाएं होती है। तो उन्होंने उन्हें सीमित करने की कोशिश की है कि महिलाएं वहां कम से कम मौके पर आए। टाइम्स ऑफ इंडिया में रहते हुए मैंने एक बात देखी कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो आयोजन करता है उसमें एक उनका प्रमुख आयोजन होता है, वो है मिस इंडिया पीजेंट। पूरी दुनिया में सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती है, इसी तरह मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन भी होता है, जैसे मिस इंडिया कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन आप पाएंगे कि मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन के बारे में कोई उस तरह का कवरेज नहीं आता जैसा कि मिस इंडिया के बारे में आता है, क्योंकि मिस इंडिया उनके लिए वो सब बाजार उपलब्ध कराती है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। और BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू में है और महू से ही भारत की या एशिया की पहली मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। तो मीडिया में, अब अखबारों में, टीवी चैनल की बात की, अखबारों में आप पाएंगे कि जो महिलाएं कार्य करती है, जो महिला रिपोर्टर्स काम करती है, उन्हें की रोल नहीं दी जाते, की पोजीशन नहीं जाती, उन्हें बहुत सॉफ्ट बीट दे दी जाती है। जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें कहा जाता है कि वे कल्चर वाली बीट देखें या वे बहुत महिलाओं से संबंधित बीट देखें, लेकिन बहुत कम महिलाएं हैं जो मौके पर आती हैं, फील्ड में जाती हैं और की रोल अदा करती हैं। तो ये एक मीडिया का बड़ा दुराग्रह हमेशा रहा है। आप देखेंगे कि जो लोग खबरें पढ़ रहे हैं, जो लोग खबरें बना रहे हैं, उन्हें खबरों को जितना सनसनीपूर्ण बनाने में उनकी दिलचस्पी होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि TRP इसी से मिलती है और इसी से उन्हें विज्ञापन मिलते हैं, इसी से उन्हें बाजार मिलता है। तो ये एक मीडिया में बहुत गंभीर बीमारी के रूप में एक भेदभाव वाला रुख आ गया है। मेरे सामने इतने महान विद्वान शिक्षाविद हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, जिन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है। प्रोफेसर आशा शुक्ला खुद जेंडर पे वर्षों से काम कर रही हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ बातें कहना चाहता था वो बातें न कहकर मैं, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं अपनी बात यही विराम दे रहा हूँ, लेकिन आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने समय सीमा के अंदर अपनी बात समाप्त की है। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण था जो आप जिस पे आप बात कर रहे थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं अगले वक्ता के रूप में या हमारे जो मुख्य पैनलिस्ट हैं, मैं प्रोफेसर विनीता भटनागर मैम से आग्रह करता हूँ। थोड़ा सा इसमें प्रोफेसर अनिल चौबे सर बाद में बोलेंगे।
तो मैं अभी प्रोफेसर विनीता भटनागर मैम से आग्रह करता हूँ। मैम आपका माइक म्यूट है, आपका जो माइक है वो अनम्यूट कर लीजिए। ओके जी ओके नमस्ते, थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस फॉर योर वेबिनार। और मैं थोड़ा मिक्स ही बोलूंगी, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी। प्रोफेसर आशा जी, वो तो बहुत ही साथ में हमने काम किया है। तो ये किताब हमने साथ में लिखी थी, विमेन एम्पावरमेंट इन सिनेमा, और ये रिश्ता सिनेमा और विमेन और आशा जी और मेरा वहां से चलता आया है। और प्रोफेसर माला शीलाल जो मेरी गुरु रही है एमफिल लेवल पे, तो बहुत पुराना, बहुत देर से पुराना ये भी रिश्ता है। और प्रोफेसर चौबे जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ एज ऑडियंसेस, सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है मर्दानी, और वो स्पेसिफिक पिक्चर पे है जो अभी निकली है, मर्दानी 2, जो रानी मुखर्जी की निकली है। इट्स अ सीक्वल टू मर्दानी 1, और ये दिसंबर 2019 पे मर्दानी निकली। और मैंने ट्रेलर भी शायद भेजा था, अगर ट्रेलर दिखाने का समय हो, नहीं तो मैं आगे अभी तो बात कर लेती हूँ कि ये जो पिक्चर है, दिखा सकते हो? अगर आप दिखा लें तो बहुत अच्छा है। टाइम लगेगा या डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा? हो जाएगा, तब तक मैं बोलती रहती हूँ, और आप जब भी चालू करें तो मैं चुप जाऊंगी। तो ये ट्रेलर मर्दानी 2 का इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से उसको मार्केट किया है, किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, वो हमें ट्रेलर में दिख जाता है। और फिल्म जो है, हाँ ये आने वाली है, जैसे ही आएगी मैं आ रही है क्या? दिख नहीं रही। हाँ कोई लड़का पकड़ के कहता है तो नया लड़का इसमें सामने फिनिश हो गया। थैंक यू। ये सिर्फ जिन लोगों ने नहीं देखा उनको थोड़ा एक ग्लिम्स मिल जाए फिल्म की। तो ये जो पिक्चर बनी थी मर्दानी 2, एज आई सेड, इट वाज अ सीक्वल टू मर्दानी 1। मर्दानी 1 में ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर ली थी, और वो इंस्पेक्टर होती है क्राइम ब्रांच में। यहाँ वो IAS देके, UPSC देके शी जॉइंस द पुलिस सर्विसेज, और अब वो SP कोटा में SP होके आई हैं। और ये पूरा जो स्टोरी है, ये एक जुवेनाइल है, पर वो क्रिमिनल माइंडेड है, उसका परवर्टेड माइंडसेट है, और वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ विमेन को पसंद नहीं करता। वो विमेन जो
असर्टिव हों, उसको लगता है ये मर्दानी बन रही हैं, तो वो उनको अटैक करता है और उनको रेप भी करता है, ब्रूटली उनको मारता भी है और फिर उनको मर्डर भी कर देता है। मतलब उसका ये माइंडसेट है। और इसमें जब ये एसपी आती हैं, ये अपने डिडक्टिव लॉजिक से उसको पकड़ भी लेती हैं और एक बार वो टीवी में कहती है मैं उसको खींचते हुए कोर्ट ले जाऊंगी कॉलर पकड़ के, तो उसको उसी बात से अट्रैक्ट हो जाता है, अब उनके पीछे पड़ जाता है वो। और वो कुछ ऐसा कैट माउस टाइप का गेम चलता है। बीच में क्या होता है, वो इस ढंग से सब कुछ करता है कि उनका ट्रांसफर होने वाला है और 2 दिन में उनका ट्रांसफर है। सो 48 आवर्स नाउ द थ्रिलर रियली स्टार्ट्स कि 2 दिन के अंदर उन्होंने किसी ढंग से इसको कैच करना है। और नेचुरली हिंदी फिल्म है तो कैच भी कर लेती हैं। तो ये मर्दानी की कहानी है। इसकी एनालिसिस में ये है कि मर्दानी टाइटल ही कहाँ से आया, तो हम लोग सभी बड़े हुए ये सुनते सुनते खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो पंक्तियां थी वहां से इसका टाइटल आया मर्दानी। और ये जो कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर या पुलिस विमेन पहले नहीं दिखाई दी है सिनेमा में, दिखाई दी है, लेकिन इसको इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इनका जो ड्रेस करने का ढंग है, वो एक्चुअली मेल पे पैटर्न है। वेरएज कई बार पहले ऐसा होता था कि बड़ी फॉर्म फिटिंग यूनिफॉर्म होती थी, बड़ी सुंदर सी वो पिक्चर में होती थी। एक कहानी मुझे याद आ रही है, बहुत पुरानी, जख्मी औरत, वो एक तरह से मजाक ही हो गई थी, लेकिन वो भी रेप के अगेंस्ट थी। एंड डिम्पल वहां पे जो थी, वहां पे पुलिस थी, पर वो कौन सा सोल्यूशन निकालते, तो वो मेरा कहने का मतलब है पुलिस वुमेन पहले भी दिखाई है, लेकिन यहाँ पे उसको मर्दानी ही दिखाया है। उसके ड्रेसिंग स्टाइल, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, सब चीज में मर्दानी है। इसमें जो पॉजिटिव चीजें मुझे दिखी वो ये है कि यशराज फिल्म्स की है। यशराज फिल्म्स एक जमाने में फेमस थे अपने वो शिफॉन, वो बारिश में भीगती, वो पतली सी लंबे बाल वाली हीरोइनों के। अब यशराज फिल्म अगर फिल्म बनाने हैं मर्दानी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सोसाइटी में चेंज हुआ है। ये फिल्म चली भी बहुत, मर्दानी 1 भी चली, ये शायद ज्यादा चली है। इसका मतलब ऑडियंसेस में भी कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? शायद ये 2012 के केस के बाद जो विमेन को अवेयरनेस होने लगी है कि वो सेफ नहीं है और उनको सेव करने वाला भी कोई नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि खुद को बचाना पड़ेगा, ये वाली जो फीलिंग आने लगी, शायद इस वजह से भी ये फिल्म, और पुरुष को भी लगने लगा है कि भाई ये सोसाइटी कैसी है और मतलब इसमें किस तरह की औरतें सर्वाइव कर पाएंगी। तो एक वर्ड है जो कहीं पे मैंने पढ़ा भी था और यूज भी किया था, फिजिकल फेमिनिज्म। वो ये है कि विमेन अपनी बॉडीज को स्ट्रेंथन करें। देखिए, जब वो पतली कमसिम होती हैं तो वो कमजोर भी होती हैं, और पतली कमसम होने का एक ढंग अभी सुबह ही मुझे समझ में आया। उन्होंने कहा खाओ कम, तो आप खाओगे कम तो आप कमजोर होगे तो आप लड़ाई भी कम करोगे, आप इतने गिले शिकवे भी शायद कम करोगे, आप सह लोगे, सहन शक्ति बढ़ेगी। तो ये सब चीजें जो है फेमिनिटी और उसकी बॉडी जो एम्बॉडीड होती है, इसके अगेंस्ट फिजिकल फेमिनिज्म दो चीजें समझाता है। एक ये कि विमेन स्पोर्ट्स में जाएं और बॉडी बिल्ड करें, स्ट्रेंथ स्टैमिना बिल्ड करें। दूसरी चीज ये कि सेल्फ डिफेंस, अपने को प्रोटेक्ट करने का ढंग सीखें। जैसे कि मैं जब ये पिक्चर देख रही थी तो मैं सोच रही थी मैंने वेंडू सीखा था, सेल्फ डिफेंस फॉर विमेन, एक जमाने में। और जो ये लेडीज पिकअप होती हैं इन द कार, वो कभी हो ही नहीं पाती, क्योंकि वहां तो आपको हर आदमी को थोड़ा सा सस्पिशियसली देखना सिखाते ही हैं, और आप कैसे सिचुएशन से निकलेंगे वो सिखाते ही हैं। तो फिजिकल फेमिनिज्म अब इस पिक्चर में जब ये है, ये पॉजिटिव बात है कि वो एक तो अफ्रेड नहीं है, अकेले रह रही है, उस बिंदास वो रह रही है और बहुत अच्छे से वर्क करती है। दूसरा, उसकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है, हस्बैंड है, चाइल्ड है, वो कभी ऐसा इंक्लूड नहीं करता, उसका कमिटमेंट उसके वर्क के पास है। ऐसा नहीं कि वो मैरिड नहीं है, बट दैट्स नॉट कंसिडर्ड क्रिटिकल। तो ये भी एक मतलब बहुत सी चीजें इस फिल्म में बहुत अच्छी चीजें हैं। यशराज फिल्म है, रानी मुखर्जी, मेन कैरेक्टर ही वुमन है। बहुत कम ऐसा होता है कि मेन कैरेक्टर वुमन होता है। एक्शन भी वही है, सारा प्रोटैगनिस्ट तो वही है। और उसका रोमांटिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये भी गाने नहीं है, आइटम नंबर्स नहीं है, डांसेस नहीं है, दैट्स नॉट द वे वी आर शोन दिस लेडी। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है इस फिल्म में पॉजिटिव हैं, लेकिन जहां मुझे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एक तो टाइटल से ही है। क्योंकि अगर कोई वुमन करेजियस है, अगर वो ब्रेव है, तो
सर आपका स्वागत है। हाँ जी, हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी हेलो, जी जी आवाज आ सुन पा रही रहे है? हैं मुझे? जी जी मेरी आवाज आ रही है? ठीक, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं अनिल चौबे हूँ और सिनेमा के जरिए मेरा हालांकि इस तरह का भाषण देने का या इस तरह की बातचीत का मेरा इलाका नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन के साथ बात करता हूँ। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि जब आप तो ज्यादातर लोग कमर्शियल और मेन स्ट्रीम सिनेमा के मद्देनजर जो है वो देखने की कोशिश होती है। ये जानिए कि हिंदुस्तान में 107 साल पुराना हो गया है हमारा सिनेमा, और जैसे कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वैसे ही सबसे ज्यादा सिनेमा बनाने वाले मुल्क में हमारा नाम सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा भाषाओं में, सबसे ज्यादा बोलियों में हम सिनेमा बनाते हैं, और पिछले 5-6 दशकों से हमारा सिनेमा वैश्विक हो चुका है। तो ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां भारतीय सिनेमा की पहुंच नहीं है, या भारतीय सिनेमा जहां अपना बाजार खुद क्रिएट नहीं कर गया है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारी फिल्मों ने विदेश में ज्यादा पैसा कमाया बल्कि इस देश के। तो इस तरीके से हम देखेंगे हिंदुस्तानी सिनेमा का असर वैश्विक भी हो चुका है। जहां तक के औरतों का सिनेमा पर ये है, तो आप सब जानते हैं कि एक जमाने में दादा साहब फाल्के को तो ये तक तकलीफ आ रही थी कि औरत जो है वो, जो लोग शुद्ध बाजार में कोठों में बैठे थे वो भी समझते थे कि सिनेमा में नहीं आना है। लेकिन ये अदाकार जिन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की भूमिका निभाई, या वे स्त्रियां जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा या इसको अदाकार होने का पेशा स्वीकारा, ये दोनों बातें अलग भी हैं और एक साथ जुड़ी हुई भी है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तानी सिनेमा में जब से कम टॉकी आया है, और उसके पहले भी औरत को लेकर बहुत सारे फिल्मकारों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पेश की, बहुत उम्दा चीजें पेश की। फर्ज कीजिए कि हम महबूब खान साहब को लें, जो कभी मदरसे नहीं गए, कभी वो स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने जिस तरह की फिल्में गढ़ी, और मदर इंडिया हो, औरत हो, नज़्मा हो, उनकी जो फिल्में आई, बहन हो, तो उससे उनके सरोकार बहुत स्पष्ट थे, वो जिस फैमिली से आते थे। हम बिमल राय साहब को लें, बिमल राय साहब ने माँ, परिणीता, विराज बहू, बाप बेटी, मधुमती, सुजाता, बंदिनी जैसी फिल्में बनाई, जो बिल्कुल स्त्री की तरफ उनकी नायिकाएं थी, और वो बहुत जस्ट थी, बहुत उनके साथ उन्होंने न्याय किया। इसी तरह से हम देखें उनके जो ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने फिल्में ली, अनुराधा, मेम दीदी, छाया, मंजली दीदी, सत्यकाम, गुड्डी, अनुपमा, मिली, चैताली, इस सारी फिल्मों में हम देखें कि औरत का जो चरित्र है वो उतना ही अच्छे से गढ़ा गया है जितना हमारे समाज में वो संतुलन की स्थिति को बनाए रखने देना चाहते थे। तो गुरुदत्त साहब को भी देखें, प्यासा में, कागज के फूल में, और साहिब बीबी गुलाम में, जो उनकी नारी पात्र हैं वो सब बहुत लोग हैं। बाद में हम आ जाए सत्यजीत रे की हम बात करें, या हम मृणाल सेन की बात करें, या हम बासु भट्टाचार्य की बात करें, या हम उस जमाने में आगे आए तो भी शांताराम की बात करें, जो दुनिया ना माने में उन्होंने उस जमाने में एक वो फिल्म रची। आदमी में उन्होंने वेश्याओं के पुनरुद्धार की बात की, पिंजरा में उन्होंने की। इस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चरित्रों को जिस तरह से क्रिएट किया, कोशिश में देखें आप, खुशबू में देखें, आंधी में बिल्कुल एक अलग किस्म से लेके आते हैं, मौसम को आप उनके देखें, किनारा को देखें। मीरा तो बहुत ही गजब की उन्होंने फिल्म बनाई, इजाजत ने दूसरी तरीके। देखिए, सिनेमा हर तरह से समाज से उसी का प्रतिबिंब है, साहित्य की तरह। जिस तरह से साहित्य आपको दे रहा, हम मेन स्ट्रीम सिनेमा के बात में मत जाए,
मेन स्ट्रीम सिनेमा बाजार की जरूरतों के हिसाब से बहुत से लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन फिल्मों का बाजार नहीं है। इन फिल्मों के जो लोग हैं वो इतने संवेदनशील नहीं थे। हर आदमी अपने अनुभव का गुलाम होता है। विमल राय बहुत कम बोला करते थे, बहुत संवेदनशील आदमी थे, लेकिन जब वो सुजाता बंदिनी में वो अपने पात्रों से जो बात आती है तो हम देखें कि किस तरह के वो पात्र रच रहे हैं। अनटचेबिलिटी की उनकी फिल्म थी सुजाता, लेकिन कहीं भी वो प्रोनाउंस नहीं थे, कहीं भी कोई प्रचारात्मक कोई भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल उनकी फिल्में नहीं बनती थी। बंदिनी जरासंध ने वो नॉवेल लिया था जो कि जेलर थे, और उन्होंने जो स्त्री चरित्र को, क्योंकि उन्होंने अपने जेल में तो उनके बहुत सारे अनुभव थे, लेकिन उन्होंने विमेन कैरेक्टर्स को लिया जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से आ रही हैं, जहां ससुराल में मालूम नहीं उनसे क्या होगी खता, वो कौन से क्षण में उन्होंने कौन सा कर डाला जो अपराध की श्रेणी में आया, और वो वहां पहुंच गई जेल में, और उसके बाद वहां ससुराल तो खैर गया, मायका भी उनका छूट जाता है। हमारी जो सारी तकलीफें वुमेन की जो फिल्मों में भी रिफ्लेक्ट होती हैं, जो साहित्य में भी रिफ्लेक्ट होती हैं, वो कमोबेश उनके आसपास के पर्यावरण से ही आती है। हम अपने पर्यावरण को बना पा रहे हैं क्या? कि मेरे घर में भी फर्ज कीजिए, जैसे मैंने कहा कि हर आदमी अपने अनुभव का गुलाम है। मेरे घर में भी बहनें हैं, मेरे घर में पत्नी है, मेरी भी अपनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, और वो अच्छा कर रही है। कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हर कोई अपने आप को जब संभालता है और संभाल के जब चलता है तो स्थितियां बहुत अच्छी होती है। जब हम कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई तो हर एक आदमी को खुद लड़नी पड़ती है। देखिए, हिंदुस्तान में जब दादा साहब फाल्के अवार्ड जब शुरू हुआ 1969 में, तो पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला देविका रानी को। उसके बाद भी हम देखें कानन देवी को मिला। वुमेन डायरेक्टर जो है उस जमाने में फातिमा बेगम आई 1940 के आसपास, जो प्रोड्यूसर भी थी, डायरेक्टर भी थी, राइटर भी थी। म्यूजिक के इलाके में वो आई, जगन भाई के देखें, सरस्वती देवी को देखें, कोई मुसलमान है, कोई पारसी है। तो फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि जितनी आपको सारी धाराएं वहां मिलती हैं, और वो सब समाज के हैं। समाज में सब अच्छे लोग हैं, समाज में बुरे लोग भी हैं, समाज का ही रिफ्लेक्शन सिनेमा समाज से अच्छा नहीं। आप यदि कहते हैं कि सिनेमा बिगड़ गया है, तो साहित्य भी हम देखते हैं उसी अनुपात में अच्छा साहित्य मिलता है हमको, जिस अनुपात में हमको अच्छा सिनेमा मिलता है। कहीं पर कोई वो नहीं है। नजरिया जो है डायरेक्टर का मीडियम है फिल्म, उसके सिनेमेटोग्राफर का मीडियम है, उनके आर्टिस्टों का मीडियम है, उनके स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर का मीडियम है, और ये सब मिलके ज्यादातर मैंने ये देखा है कि सिनेमा ने लोगों को ज्यादा चेताने की कोशिश की जिस तरह साहित्य ने जगाने की कोशिश की। मेन स्ट्रीम सिनेमा में बार बार कहता हूँ कि हमारा ध्यान हमेशा इनसे हटके मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरफ जाता है। वो कमर्शियल है, वो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस तो हर जगह हो रहा है, फैशन के इलाके में चले जाए, के इलाके में चले जाए। कौन सा मॉडल जो है उसकी उम्र जो है 5, 7 या 8 मैक्सिमम 10 साल की है। किसी भी सिनेमा के एक्टर एक्ट्रेस की मैं ऐसी अभी सोच रहा था कि नूरजहां और नरगिस और सुरैया के जमाने से हम आज की तारीख तक आते हैं, तो कोई भी एक्टर ऐसी नहीं है जो 10 साल तक जो है वो टिकी रही है, बताओ। उसके बाद बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही है, तो दूसरे रोल उनको उस तरह के हिसाब से मिलते रहे, लेकिन उम्र के हिसाब से रोल हर जगह मिले। एक्सप्लॉयटेशन की बात हम करेंगे तो समाज में एक्सप्लॉयटेशन है। यहाँ तो शोषक है, वो शोषक ज्यादातर रहे, जो शासित है वो शोषित ज्यादातर रहे। और कई बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि जो कुछ भी समाज में बिगड़ रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई कारण सिनेमा है। मैं इस चीज को ये मानकर चलता हूँ कि सिनेमा एक अकेला कारण नहीं होता। सिनेमा भी समाज का एक दर्पण ही है। कभी कभी मैं आप जो पुरानी मैं प्रेजेंटेशन में फिल्म दिखाता हूँ और उनके क्लिपिंग्स दिखाता हूँ, तो सब वो सारी चीजें मिलती जो आज बोली जा रही हैं, वही बात है। कोई ऐसी बात नहीं है जो इलेक्शन में पहले, इलेक्शन में जिस तरह के संवाद होते हैं नेताओं के, तुम क्यों कह रहे हैं बोले तो दो फर्क नहीं पड़ता, चूल्हे में जाए या भाल में कहीं भी वोट डाल दो। अब 1962 में यदि शैलेंद्र ये डायलॉग लिखते हैं, या आप मिस्टर संपत देखिए,
कहीं आपको लगेगा नहीं कि मिस्टर संपत के जो संवाद हैं या लीडर फिल्म में जो संवाद बोले जा रहे हैं वो आज से कहीं अलग है। मेरा एक शो है छोटा सा, 10 टाइम चेंज, क्या वक्त बदलता है, और उसमें केवल यही है, मैं उसमें कोई कमेंट्री नहीं देता, मैं आपको केवल क्लिपिंग्स दिखाता हूँ। ये 1947 है, आप बताइए, ये 1950 है, आप देख लीजिए, ये 1952 है। हम अपनी सोच में ठहरे हुए हैं। अब देखिए बासु भट्टाचार्य ने अपना ये केवल मैरिटल रिलेशंस पर 6 फिल्में बनाई, अनुभव से लेकर आविष्कार और आगे। तो जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग ये मानकर चलते हैं, वो कहीं गलती नहीं कर रहे हैं। गलती होती है हमारे सोच में, हमारे समझ में। किसी को हम दोष नहीं दे सकते, किसी को सुधारने, आपको बचाने का काम हमारे ऊपर है। बंदी बात होती है, कोई कुछ नहीं कर पाता। तो फिल्म हमारे अपने हाथों के, हमारे अपने समाज के कई रिफ्लेक्ट है। मेन स्ट्रीम सिनेमा, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग पैसा लगा रहे हैं बस चाहिए। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ सर, कोई जी कुछ काउंटर कोई पॉइंट है तो मुझे कहें, तो मैं कोशिश करूंगी हम उसको किस तरीके से देखें या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, या आपका पक्ष भी हम जान सकें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारा कार्यक्रम गूगल मीट के साथ साथ फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर भी चल रहा है। तो हमारे कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन सवालों को आपको हम भेजेंगे कंपाइल करके, और आपसे आग्रह होगा कि उन सवालों को उसका जवाब आप भेजेंगे। जरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के चेयरपर्सन एड्रेस के लिए ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम प्रोफेसर आशा मैम को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय मैम। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। प्रकाश भाई नमस्कार, श्री मैडम नमस्कार, अनिल जी नमस्कार, विनीता जी आपको बहुत बहुत प्यार। आज बड़ा अहम विषय पे बातचीत हो रही थी और आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मनोज की शरारत है, जिसकी होती नहीं कभी गड़बड़ी, यही लोग करते हैं। अब आवाज आ रही है कुसुम? जरूर, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ जी। हाँ, अब आ रही है। तो मेरी बात पूरी ही सुन पाओगे, क्योंकि आपका मन जुड़ा हुआ है, इन दुष्टों का मन नहीं जुड़ा हुआ है मेरी बात, इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं। जो सिनेमा पे बात हुई, तो शुरुआत करें भाई प्रकाश हिंदुस्तानी जी से। जेंडर संवेदनशीलता को लेके जो आपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बदलते हुए परिदृश्य की बात करी, निश्चित तौर पर हम लोग सब काम करते हैं कि भाषाई दृष्टिकोण से, लैंग्वेज के दृष्टिकोण से, जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं उनके दृष्टिकोण से भाषा में जो बदलाव है, तो मुझे लगता है कि जितने लोग जेंडर पे काम करते हैं, जिसमें आप भी एक योद्धा हैं, कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग विशेष की आवश्यकता लगती है कि जो कानून है और जो बातचीत है, वो लड़की, वो बच्ची, वो महिला किसी भी पद प्रतिष्ठा या जेंडर संवेदनशीलता के दृष्टि से हमारे लोकतंत्र के चतुर्थ खंभ में, प्रिंट और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सारी बातें बहुत संवेदनशीलता से लिखी जानी चाहिए।
मैं फिर इस बात को कहना चाहूंगी कि निर्भया कांड में जिस तरीके से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक तरीके से सामाजिक भूमिका सब जगह नहीं देखने को मिल रही। कहीं कहीं शिकार हमारी बेटियां और बच्चियां हो रही हैं। इसलिए जरूर सोचें कि एक खबर नहीं की का चीरहरण बहुत बड़ी बात है। एक तो उस व्यक्ति ने किया, और अगर बार बार अखबारों में भी आएगा, समाज में भी आएगा, तो बहुत मुश्किल होगी। ये मैं आपके प्रति बहुत मन से, खुशी से आभार व्यक्त करती हूँ और हमेशा आपके बहुत संवेदनशील चेहरे को देखती हूँ। दूसरी चीज, मैं अब विनीता की तरफ लौटती हूँ। विनीता ने क्योंकि हमारे साथ काम किया है, तो मैं उनकी सोच और समझ को बहुत गंभीरता से जानती हूँ। और हम लोग अचानक हमेशा इन सारी चीजों पे विमर्श करते रहे हैं। जब वीमेन एम्पावरमेंट इन सिनेमा इस प्रोजेक्ट को विनीता कर रही थी, और मेरी तो बिल्कुल थोड़ी सी दखलंदाजी उसमें होती थी, मोस्टली काम इनके ही द्वारा किया गया। उस समय हम लोगों के जो विचार विमर्श उसमें जया भी शामिल होती थी, हमारे और सहयोगी भी होते थे, तो हम ये देखने की कोशिश करते थे। जो मूल प्रश्न आप लोगों के सामने रखूंगी कि क्या सिनेमा और थिएटर से समाज की सोच में फर्क आ रहा है, या समाज की सोच का और व्यवहार का, पर्यावरण का, जैसा भाई अनिल चौबे कह रहे थे, उसका प्रतिबिंब सिनेमा और थिएटर में दिख रहा है। मैं समझती हूँ कि दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कुछ चीजें हम सिनेमा से सीखते हैं। समाज में कई ऐसे अपराधों के गवाह हम सब होंगे जो हमारे बच्चों ने सिनेमा से, थिएटर से, सोशल मीडिया से, और कुछ जो इस इतना विस्तार इस विषय में आया नहीं, लेकिन पोर्न इंडस्ट्री की बहुत सारी ऐसी पिक्चरों से सीख के वो अपराध कारित किए। तो वो कहीं ना कहीं हम सिनेमा भी सीखते हैं, और सिनेमा स्वाभाविक समाज से उठा हुआ एक विषय ही होता है, लेकिन उस विषय का विस्तार, उसको और विविध बनाना, उसमें रोचकता लाना, स्त्री देह का आकर्षण दुनिया में बहुत लंबे समय से है, और जल्दी ये से मुक्त होने वाला विषय ये दिखता नहीं है मुझे। लेकिन सिनेमा ने इसको उभारा है, बहुत बहुत मजबूती से उभारा है। इसलिए मैं अपने आप को विनीता की इस बात के साथ बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि कोई भी ताकतवर, बुद्धिमान, योग्य और अपने को प्रमाणित करने वाली महिला, उसको उसके संपूर्ण औरत और स्त्रीत्व के साथ ही देखा जाए, उसको मर्दानी नहीं कहना चाहिए। मर्दानी मतलब हम क्यों मर्द जैसा होना चाहिए? स्त्री अपने आप में पर्याप्त है, कोई जरूरत नहीं है कि वो मर्द जैसी बने, मर्द को कोई जरूरत नहीं है वो औरत जैसा बने। एक शंकर भगवान का स्वरूप जरूर दोनों को जोड़ता हुआ हमको नजर आता है, लेकिन वो विधाता हैं, उनकी बातें अलग हैं। हम सामान्य व्यक्ति हैं जो समाज में आचरित करते हैं। मुझे लगता है कि स्त्री अपने स्वरूप में संपूर्ण है, संपूर्ण सृष्टि है, वो अकेली है जो समाज से स्त्री और पुरुष का परिचय कराती है। उसको जरूरी नहीं इस तरीके के किसी प्रकार की चीजों के उस पर लेबलिंग लगाने की। तो मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक करती हूँ। ऑल्दो इस पिक्चर में जो फिल्मकार थे, डायरेक्टर थे, लेखक थे, उनका उद्देश्य औरत की उन्हीं शक्तियों को प्रमाणित करना था, लेकिन जो नाम आया, मैं सोचती हूँ सारे जेंडर इशू से जुड़े हुए लोग और जो स्त्री और पुरुष के दोनों ही सम्यक सोच को रखते हैं, जेंडर संवेदनशीलता में काम करते हैं, उनको जरूर ये लगेगा।
सम्मानी मैडम मालाश्री से मैं बहुत लंबे समय से मुलाकात करना चाहती थी। संयोग ये है कि वो आज का दिन तय था, आज मुलाकात हुई। आपने जो बहुत ही परंपरागत तौर पे जो पाश्चात्य और भारतीय जेंडर पर्सपेक्टिव है, महिलाओं की जो शक्ति है, जो प्रेम है, प्रेम की अभिव्यक्ति है, और जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही डिवाइन सोल्स राधा और कृष्ण के माध्यम से, उन गीतों के माध्यम से उस बात को कहा, तो ये तो तय बात है कि एक बहुत ही उत्कृष्ट जो स्वरूप है प्रेम का, वो स्त्री के अंदर झरझर झरने की तरह बहता है। उसको कितना कौन चैनलाइज कर जाता है। परिवार व्यवस्था में अगर स्त्री के उसी स्वरूप की व्यापकता होती है तो पूरा परिवार उस भावनाओं से ओतप्रोत होता है, परिवार संगठित रहता है। मैडम ने बहुत सारे सुंदर गीतों के माध्यम से ये सारी बात कही, उनसे बहुत ज्यादा कहूंगी। और मुझे निश्चित तौर पे एक कहीं फिट नहीं हो रहा, लेकिन ये गीत याद आ रहा था चित्रलेखा का कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। कभी मौका मिलेगा, मेरी इसी सोच की एक कविता भी है, वो कभी कविता पे करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन स्त्री का जो मूल है वो प्रेम है, और प्रेम के आधार पर ही पूरे घर को, दो परिवारों को, अगर वो किसी पदेन मर्यादा में है तो पूरे उस संस्था के परिवार को जोड़ती है। लेकिन उस परिवार में उस प्रेम का, उस संस्था में उसके प्रेम की व्यापकता अगर सम्मान होता है, लोग उससे कनेक्ट होते हैं, तो ये व्यापकता बहुत ही उत्कृष्ट स्वरूप में जाती है, ऐसा मेरा सोचना है। सम्माननीय अनिल चौबे जी, समय सीमाएं थी इस कार्यक्रम की, आप जानते हो वेब पे बात हो रही, कभी लंबी गंभीरता से सुनेंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से बहुत ही उत्कृष्ट फिल्मों के माध्यम से स्त्री मातृ शक्ति की का जो उत्कृष्ट उदाहरण दिया, और तमाम ऐसे स्त्री को जुड़े हुए प्रश्न हैं, वो उसको जैसे अनटचेबिलिटी की बात हुई, मुझे याद है अछूत कन्या की, मुझे याद है सुजाता बंदनी, हम लोगों की उम्र की वो फिल्में हैं, सब हम लोगों ने देखी। लेकिन ये तय है कि समाज का जो पर्यावरण होगा, समाज की जो स्त्री के प्रति दृष्टि होगी, वही दृष्टि सिनेमा में जाएगी। मैं अपने पुनः उस मूल प्रश्न पे अपने चारों विद्वान और विदुषी वक्ताओं के तरफ लौटती हूँ कि समाज से सिनेमा प्रभावित है, समाज से थिएटर प्रभावित है, या थिएटर ने उस स्वरूप को, उस भाव को इतना विस्तार कर दिया है, इतना विविधताएं देती हैं, इतनी व्यापकता दे दी है कि वो समाज उससे ज्यादा प्रभावित होने लगा। इसमें अच्छा भी है, खराब भी है, अपराध भी है, आकर्षण भी है, विज्ञापन भी है, वैश्विक परिदृश्य भी है। इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज एक नई दिशा इस सारे वेब सिंपोजियम के माध्यम से हम सबको मिली। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज का जो थीम माने या जो जिस विषय पे हम लोगों ने पूरी तरह से, जो हमारे 4 महत्वपूर्ण वक्ता थे, जिसमें जेंडर, सिनेमा, मीडिया और जो प्रोफेसर माला श्री मैम का था कि हम जो भारतीय नारीवादी संकल्पना में हम हमारे जो इतिहास के जो इतिहास दर्शन जो है उसमें हम कैसे भारतीय संदर्भ में महिला चेतना और जेंडर की भूमिकाओं को देख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा था कि हम इन्वायरमेंटल संदर्भ में भी, जो मतलब पर्यावरणीय नारीवादी एक विचारधारा है, उसमें आपने राधा के कॉन्सेप्ट को और प्रेम को संदर्भ में जोड़ा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ ब्राउज परिवार की तरफ से। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी सर, जिनको हमने पहले भी सुना था और आज उन्होंने बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण बातें कही, और हम चाहेंगे कि सर अपना ये जो विचार सर ने व्यक्त किया है उसका एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट नोट या एक पेपर जैसा अगर हमें भेज पाएंगे तो ये जिससे हम अपनी विस्तृत रिपोर्ट में भी शामिल करेंगे।
क्योंकि ये हमारा फेसबुक और यूट्यूब पर चल रहा है, लेकिन हम लिखित रूप में हम चाहते हैं अपने सभी महत्वपूर्ण वक्ताओं से कि वे हमें अपना महत्वपूर्ण आलेख भेजेंगे। प्रोफेसर विनीता भटनागर मैम ने जैसे कि मर्दानी के संदर्भ में कहा कि वाकई में एक तरफ सिनेमा का पक्ष बदल रहा है, सिनेमा का नजरिया बदल रहा है, महिला को लेके या जेंडर समानता को लेके जो एक बात आ रही है, केवल मतलब सिनेमा सिर्फ विमेन महिला के शरीर को ही या बॉडी को ही नहीं दिखा रही है, वो एक विचार क्रांति के रूप में ला रही है जो वर्तमान संदर्भ में जिसकी जरूरत है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम वहाँ जेंडर बायस हमें इस मामले में दिखता है कि जैसा कि आपने कहा, जैसा कि ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम ने भी कहा कि समाज और सिनेमा एक दूसरे से अंदर संबंधित हैं, लेकिन हमें किसी भी जेंडर को लेके, जैसे अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई सशक्त है, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है, तो हम उस पर किसी खास की लेबल रूप में वो महिला के रूप में जाए, ढांचागत जो हमारा लेवल है वो न चिपका दिया जाए। और इस जो हमारे 1 महीने का जो ये पूरा चर्चा परिचर्चा है, इसका महत्वपूर्ण, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम जेंडर की जेंडर को इस संदर्भ में हम समझा पाए और लोग समझ पाए। हमने जैसे जो हमारे प्रोफेसर हैं उनसे तो लगता है कि हम घंटों उनको सुनते रहे हैं फिल्मों के बारे में, जिस तरह से उन्होंने बताया। तो चूंकि सर फिल्म एनालिस्ट हैं, फिल्मों की दुनिया में काम मतलब सैद्धांतिक रूप से एक एकेडमिशियन भी रहे हैं, प्रशासक भी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति अगर फिल्म की समीक्षात्मक दुनिया में रहते हैं, उनका बहुत ही उनकी अलग छाप होती है। तो ऐसे हमारे सारे महत्वपूर्ण जो विद्वान आज थे, मैं उनका बहुत ही आदर के साथ विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूं और उनको बार बार सुनने का अवसर भी मिलता रहेगा, ऐसा मैं अपेक्षा भी करता हूं। मैं विश्वविद्यालय की ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम का बहुत ही आभारी हूं कि जिनके मार्गदर्शन से ही ये इतना व्यापक और विस्तृत कार्यक्रम चल पा रहा है और इतने महत्वपूर्ण वक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनको हम सुनने का मौका पा रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के रिसर्च और IQAC सेल के चेयरपर्सन प्रोफेसर DK वर्मा सर, जो बहुत ही कुछ कार्यों में व्यस्त हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सर का बहुत ही इस कार्यक्रम की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं प्रोफेसर किशोर जॉन सर का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया और हमारे सारे जो हमारे आज के विद्वान थे उनका परिचय कराते हुए और आज की विषय प्रस्तावना रखी। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रश्मि जैन मैम जो इस पूरे कार्यक्रम की रिपोर्टिंग कर रही हैं और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन विभाग से डॉक्टर जया फुकन मैम भी जुड़ी हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम की रिपोर्ट भरत भाटी जी, डॉक्टर विशाल पुरोहित और ब्रह्म परिवार के सभी लोग जो किसी न किसी रूप उनका सारा सहयोग मिलता रहता है। उन पूरे ये एक तरह से सामुदायिक कार्य है, एक टीम वर्क है। बिना इस टीम वर्क के हम इतने महत्वपूर्ण आयोजन को नहीं कर पाएंगे। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका पुनः प्रणाम, नमस्कार। कल का जो हमारा कार्यक्रम है, इस कड़ी में मैं उसकी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। जो हमारे प्रतिभागी लगातार इतने दिनों से हमसे जुड़ रहे हैं, कल हमारे बीच डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा मैम होंगी जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। वह हमसे रोल ऑफ वुमेन इन पीस एंड काउंटरिंग एग्जिस्टेंस इस पे बात करेंगी। तो आप सभी लोग इसी लिंक के साथ कल हमसे जुड़ें और अभी फीडबैक फॉर्म भी आप लोगों को इस कमेंट बॉक्स में भेजा गया है। तो जितने हमारे प्रतिभागी हैं उनसे आग्रह है कि वे फीडबैक फॉर्म भरकर सबमिट कर दें, जिससे हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं या इससे हम ये समझ पाएंगे कि हम और भी जो कार्यक्रम करेंगे उसमें हम कितना बेहतर और इस विषय को लेकर या इसकी गंभीरता को लेकर और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ब्राउज परिवार की तरफ से।